देश की करीब 33% शहरी आबादी हाइपरटेंशन की चपेट में है। खासकर युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन चिंता यही नहीं रुकती। दरअसल हाइपरटेंशन के शिकार 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इस साइलेंट किलर बीमारी की गिरफ्त में है। ऐसे में आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। हाइपरटेंशन की वजहों और इसके खतरे को समझेंगे, साथ ही इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। इस रिपोर्ट के बाद मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। हाइपरटेंशन यानी एक साइलेंट किलर बीमारी। लेकिन अब यही साइलेंट किलर बीमारी तेजी से न केवल युवाओं को बल्कि ग्रामीण इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की करीब 33% शहरी आबादी और करीब 25% ग्रामीण आबादी इस बीमारी की चपेट में है। ये तो रही हाइपरटेंशन की बात, लेकिन इससे बड़ी टेंशन ये है कि देश की 30% युवा आबादी प्री हाइपरटेंशन की चपेट में है। तो आखिर ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों पैर पसार रही है, जानना चाहेंगे आप? तो सुनिए। इस बीमारी के करीब 90% मामलों की वजह खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान है। हाइपरटेंशन क्या है और क्यों ये महामारी का रूप लेता जा रहा है, इसे भी समझना होगा। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को कॉमन माना जाता है। ये जेनेटिक फैक्टर्स, खराब खान पान, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, मोटापा, तनाव जैसी वजहों से हो सकता है। जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉमन नहीं होता है और किसी मेडिकल कंडीशन जैसे किडनी प्रॉब्लम या थायराइड डिसऑर्डर के चलते हो सकता है। पिछले 5 साल में हाइपरटेंशन के मरीजों में 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन क्या इसे लेकर लोगों में जागरूकता है? शायद पूरी तरह से नहीं। तभी तो देश में हाइपरटेंशन के शिकार करीब 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इसकी जद में है। महज 10% लोग ही नियमित तौर पर इसकी दवा लेते हैं। अब हाइपरटेंशन के लक्षणों की बात करते हैं। सिर दर्द, सांस फूलना, थकान या भ्रम, छाती में दर्द, पसीने आना, घबराहट होना और धुंधला नजर आना इसके कुछ खास लक्षण हैं। वहीं इसके बचाव की बात करें तो नशे में खासकर सिगरेट और शराब के सेवन से बिल्कुल परहेज करें। खुद को फिजिकली एक्टिव रखने के अलावा रोजाना कम से कम आधा घंटे ब्रिस्क वॉकिंग या एक्सरसाइज भी हाइपरटेंशन को दूर रखता है। तले भुने मसालेदार खाने, फास्ट फूड से बिल्कुल बचें। डाइट में कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट के अलावा हरी सब्जियां और फल शामिल करें। खाने में ऊपर से नमक कतई ना लें। नमक की डेली खुराक 5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। बॉडी के वजन को बढ़ने ना दें, यानी मोटापे से बचें। साथ ही हर 3 महीने पर कम से कम एक बार बीपी जरूर चेक कराएं। ये कुछ आसान उपाय हैं जो आपको हाइपरटेंशन से दूर रखने में आपकी मदद करेंगे। फिलहाल हाइपरटेंशन के चलते हार्ट डिजीज के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। वहीं इस भ्रम में तो कतई न रहे कि कम उम्र में ये बीमारी नहीं हो सकती। खासकर 30 से 50 साल के बीच के लोगों में हाइपरटेंशन के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में हाइपरटेंशन पर कंट्रोल के लिए जरूरी है कि अगर इससे जुड़े कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तत्काल डॉक्टर से मिलें, बीपी चेक कराएं, क्योंकि अवेयरनेस और एहतियात ही इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर संजय राय जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में, एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका हमारे शो पर। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर नवनिधि वाधवा, जानी मानी मेडिटेशन गुरु हैं। नवनिधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वाधवा हमारे शो पर। डॉक्टर राय, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, लेकिन जो मोटा मोटा इम्पॉर्टेंट जो डेटा है वो यही है कि लगभग हर चौथा व्यक्ति हिंदुस्तान में हाइपरटेंशन की चपेट में है। और उसमें भी चिंता की बात यह है कि 12% लोगों को, जिनको पता भी है, उनका ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल में है। सिर्फ 12%। ये नंबर बहुत बड़ा है सर। ये कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। और आज हमने हाइपरटेंशन को राष्ट्रीय टेंशन कहा है। क्या ये जस्टिफाई करती हैं लाइन सर इस सिचुएशन को और इस गंभीरता को? देखिए, जो अभी आपने बताया बिल्कुल जस्टिफाई करती हैं। ब्लड प्रेशर होता क्या है, अपने आप में
कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं देता अनटिल अनलेस लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर ना हो जाए कि आपका जो है सर दर्द करने लगे, कभी-कभी नाज़िया होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है या किसी अंग पे प्रभाव डालने लगता है, तब हमें पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम से किडनी ब्लड प्रेशर से किडनी खराब हो सकती है ये। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, जो ग्लोबल डेटा है 50 से 60% लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनको ब्लड प्रेशर है। जिनको पता है उनमें से जो है चूँकि क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, इसलिए जो है कंप्लायंस पुअर रहता है। कई कारण से एवरेज जो ग्लोबल डेटा अगर आप डब्ल्यूएचओ की देखें, सो मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तब हिंदुस्तान पे आ रहा हूँ, तो करीब 20% के आसपास जो है लोगों में जो है कंट्रोल्ड है, जो नॉन हाइपरटेंसिव है, जो है 20% के आसपास ही कंट्रोल है। दुनिया में अगर आप देखें तो करीब 125 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, ऐसा आकलन है डब्ल्यूएचओ का। हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में और हिंदुस्तान में अगर हम परसेंटेज पॉपुलेशन करें, जैसे आपने कहा जो एडल्ट पॉपुलेशन हमारा है 30% के आसपास, तो ह्यूज नंबर होता है, बहुत ही ज़्यादा नंबर होता है। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह जो है हमारी लाइफ स्टाइल। ग्रेजुअली जो है हम आराम तलबी हो जा रहे हैं। हम देखें अगर पहले से अब में जो है लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इन डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, इन बीमारी को हम लाइफ स्टाइल डिजीज ही कहते हैं। तो लाइफ स्टाइल में इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका है, फिजिकली एक्टिव ना रहना जो है उसका सबसे बड़ा एक कारण है। मोटापा जो है ग्रेजुअली बढ़ रहा है, खान पान में जो है हम संतुलन नहीं रख पाते हैं, वह एक इसका कारण है। जो हमेशा हम बातें करते हैं कि हरी सब्जियां या फ्रूट का सेवन करें, वह सब नहीं कर पाते, तो उसके कई पहलू हैं। सो लाइफ स्टाइल जो है के बढ़ने के कारण से अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद प्री मैच्योर जो डेथ्स होती हैं, एक इस समय प्री मैच्योर डेथ का एक अच्छा खासा कारण जो है हाइपरटेंशन है। तो इसलिए हाइपरटेंशन पे हमें ध्यान देना तो जरूरी है और ये अच्छा है, एक अच्छी चर्चा आप कर रहे हैं, कम से कम लोगों में इससे जागरूकता बढ़ेगी। जी दीपक जी। सर, एब्सोल्युटली सर। मैं अब डॉक्टर चोपड़ा सर के पास जाना चाहूँगा। इस बार की थीम डॉक्टर चोपड़ा वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। अब जिनको ये पता भी है, थोड़ा बहुत जागरूकता हो भी गई है। आजकल एक अच्छी बात क्या हो गई है कि जब भी आप लोगों के पास, डॉक्टर साहब के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो इनिशियली डॉक्टर साहब उनका ब्लड प्रेशर चेक कर ही लेते हैं और ज़्यादातर लोगों को उस समय पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद की कहानी लोगों को समझ में नहीं आती। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उन लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की जिनको हाई ब्लड प्रेशर है कि वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कितना मॉनिटर करते हैं। तो घरों में लोगों ने मशीन लाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन एक्यूरेटली उनको पता नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। मैंने आपसे कई मर्तबा ये सवाल पहले भी पूछा है, आज फिर पूछ रहा हूं सर, ये एग्जैक्टली मेजर करने का सही तरीका क्या है? वो नंबर क्या है जिससे हमें पता चले कि ब्लड प्रेशर है? क्योंकि थ्योरीज हैं 120 बाई 120 बाई 80, देन 140 बाई 90, कुछ लोग इससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो सर थोड़ा सा सही दिशा दिखाएं दर्शकों को। ये दीपक जी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। एंड आज हाइपरटेंशन डे में लोगों को पता होना चाहिए ये एक बहुत जो सिंपल चीज है ब्लड प्रेशर, वो देखनी कैसे है। तो इसमें देखिए, बीपी अपरेटस लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल डिजिटल होम बीपी अपरेटस लोगों के पास हैं ही। तो तरीका ये है कि आपको एक एडिक्वेट साइज का कफ लेना है जो आपकी आर्म के अराउंड रैप हो सके, यानी कि शोल्डर और कोनी के बीच का जो एरिया है यहाँ पे रैप हो सके, जिस तरह आप इस वीडियो में दिखा रहे हैं। और इसको हमने इन्फ्लेट करके जो बीपी आपका एस्टिमेटेड है वो पल्स से पता चल जाता है, उससे करीब 30 मिलीमीटर ऊपर ले जाके हम इसको डिफ्लेट करते हैं और ऑटोमेटिकली रीडिंग आ जाती है। ये जो आप दिखा रहे हो ये तो डॉक्टर चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, लेकिन जो घर में होम बीपी अपरेटस होता है उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं, अपने आप इन्फ्लेट होता है कफ और उसके बाद एक वैल्यू आ जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो बंदा
एटलीस्ट पेशेंट 5 मिनट से ज्यादा बैठे हों आराम से, बैक रेस्ट के साथ, मतलब जैसे ऐसे बैक रेस्ट करके आराम से बैठे हों, 1 घंटे से खाना ना खाया हो, चाय कॉफी ना पी हो, स्मोक ड्रिंक ना किया हो, और बीपी की रीडिंग वो खुद ना चेक करें, कोई और चेक करे घर का आदमी। तो जब बीपी की रीडिंग आती है, पहली रीडिंग को इग्नोर करना चाहिए और हर 1-2 मिनट के बाद दोबारा बीपी लेना चाहिए। सेकंड और थर्ड रीडिंग का जो मीन है, उन दोनों की जो एवरेज है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। सो इसलिए पहली रीडिंग इग्नोर करनी चाहिए, बिकॉज पहली रीडिंग टिपिकली ज्यादा आती है। सो ये सही बीपी देखने का तरीका है, इसके बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं। ये बीपी नॉर्मली ऊपर वाला 100 से 140 और नीचे वाला 60 से 90 के बीच में होता है। सो ये एक रेंज है। जो लोग सोचते हैं कि 120-80 अगर है तो ठीक है, 130 हो गया या 75 हो गया तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सो ये एक रेंज है और 140/90 से ऊपर को हम इंडियन डेफिनेशन में हाइपरटेंशन बोलते हैं। इंटरनेशनल में भी यही है। अमेरिकन 130-80 मानते हैं कट ऑफ, लेकिन इंडिया में हमारी डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन है 140/90 से नीचे। सो आई मीन से ऊपर, इससे नीचे नॉर्मल है, 140/90 से नीचे, और 140/90 से ऊपर अगर हो तो वो हाइपरटेंशन है। ये जब पता चलता है तो हम इसको फॉलो करते हैं। अगर बीपी बहुत ज्यादा नहीं है, लेट से 140 और 160 और नीचे वाला 90 और 100 के बीच में है, तो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, उनको सही खाने पीने के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, स्मोक ड्रिंक बंद करना, ऐसी चीजें बताते हैं और उनको 4-6 हफ्ते फॉलो करते हैं लगातार बीपी चेक करके। अगर उसके बाद भी बीपी हाई रहता है, देन वी ट्रीट। एंड सेकेंडली, आजकल फोकस बहुत ज्यादा है या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर या होम बीपी मॉनिटरिंग, क्योंकि ये देखा गया है कि जो क्लिनिक ब्लड प्रेशर है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका बीपी हाई हो जाता है। इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, डॉक्टर का व्हाइट कोट देख के बीपी बढ़ना, ये फिनोमिना माना जाता है। सो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर यूज करिए, एवरेज ऑफ 2 रीडिंग्स लीजिए, बैठ के लीजिए, 1 घंटा पहले आपने खाया पिया कुछ खास ना हो, और पहली रीडिंग इग्नोर करके अगली 2 रीडिंग्स का मीन लीजिए। ये रीडिंग्स कोई और चेक करे। ये बेसिक समरी है ब्लड प्रेशर सही तरीके से कैसे देखना है। डॉक्टर साहब की ये क्लिप काट के रख लीजिए, मैं तो सबको सलाह दूंगा, और सबको बढ़ा दीजिए अपने कि बीपी सही कैसे चेक करना है और नंबर्स क्या हैं। बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं लोग, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो मिसडायग्नोस करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। कोई कहता है जी 140-90 कोई डरा देगा, या कोई बोल देगा जी ठीक ही ठाक चल रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई टाइम पे शुरू मत करो। और खैर अब उस पर नहीं जाते हैं। हमने तो ये भी कहते हुए सुना लोगों को कि ये तो कोई इंटरनेशनल साजिश है साहब, ये तो सब दवाई कंपनियों की साजिशें हैं। बहरहाल अब उस बहस पे नहीं जाते हैं। डॉक्टर नवनिधि वाधवा, आपके पास आ रहा हूँ मैम। सामान्यतः जो मेडिटेशन है, उसकी क्या उस मेडिटेशन से हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं मैम। हम मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक रीज़न, जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है हाइपरटेंशन होने का, वो है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल हम सबका बढ़ता है। हम जैसे बोलते हैं कि माइंड का काम है थिंक करना, माइंड का काम है टू प्रोड्यूस थॉट्स, बट हम एक सिचुएशन में जब थॉट्स प्रोड्यूस करने लगता है हमारा माइंड, और हम उसके साथ साथ जब मीनिंग एड्स करने लग जाते हैं, तो वो हमें स्ट्रेस देने लग जाता है। चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हमारी हेल्थ से भी रिलेटेड हो। कभी कभी हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डॉक्टर बता देते हैं, तो हम अपने माइंड में उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि उससे हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। हमारा पल्स रेट बढ़ जाएगा या ब्रेथलेसनेस होने लग जाएगी, बिकॉज वी आर गिविंग लॉट ऑफ मीनिंग्स टू इट। और एक क्या होता है, जैसे हमें फिर धीरे धीरे क्या आदत हो जाती है वो चीज़ें करने की, हमारे माइंड को हम धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं
टू थिंक अबाउट एनी सिचुएशन, उसमें मीनिंग्स देना, फिर उसके बाद उसके वो एक एंड्रल रश जैसा भी काम करता है कि कभी कभी हमें फिर वो अनकॉन्शियसली हमें अच्छा लगने लगता है, वो एकदम से हम इतने हाइपर होते हैं, फिर काम डाउन हो जाते हैं, फिर कुछ सिचुएशन, सो वी स्टार्ट अनकॉन्शियसली डेवलपिंग दैट हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू दैट जोन एंड वी स्टार्ट एंजॉइंग इट अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली नहीं करते हैं, ये अनकॉन्शियसली प्रोसेस होता रहता है, तो हमें उसको अनलर्न करना है। जो अभी तक हमने लर्न किया है वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रीदिंग इज वन थिंग विच इज इन योर कंट्रोल, ब्रीदिंग इज वन थिंग विच डिक्लेयर, अगर हमारी ब्रीदिंग बंद हो जाती है तो हमें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ब्रीदिंग से ही हमारी प्रेजेंस है, राइट? सो उसको हम अगर अपना एंकर बना लें, उसी पे वर्क करें। जैसे ही हमें लगता है कि हम हाइपर हो रहे हैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सो इफ़ वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन ऑन आवर ब्रीदिंग, 5 इनहेल एंड 8 काउंट में एक्सहेल करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये जो 5 एंड 8 का रेशियो होता है ब्रीदिंग का इन एंड आउट में, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन का, टू वर्क विद योर ब्रीदिंग पैटर्न। तो जैसे जैसे आप ब्रीदिंग पैटर्न पे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होने लग जाएगी, तो आप अपने आप it will be like after an hour you should do this practice initially. जैसे हम अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं, दिस इज अ चार्जर फॉर आवर इंटरनल सिस्टम, सो वी शुड डू दैट फॉर सम टाइम। ये बेसिक चीजें जिनका ध्यान रखना है आपको। Everyone who will start practicing it, you will definitely understand that how much it is affecting you, how your response, how your सांसों पर reaction to कंट्रोल, every सांसों के बारे में situation is सिर्फ changing. आपने सिर्फ उनको महसूस करना भी शुरू कर दिया तो जानकारी ये बताते हैं कि वहीं से आपका एक जर्नी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे बातचीत बाकी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मैं लौटता हूँ। तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए तमाम मिथ्स की, जो आपके हमारे जहन में और हर जगह हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम शायद उनका सही जवाब नहीं ले पाते और इसलिए उसको गलत फहमी के रूप में एक थ्योरी बना लेते हैं। तो कौन कौन सी वो गलत फहमियाँ हैं, वो मिथ्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे मेहमानों के साथ। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हाइपरटेंशन एक नेशनल टेंशन तो बनी गई है, लेकिन सवाल यह है कि कितना सीरियसली हम हाइपरटेंशन को ले रहे हैं, क्योंकि आज हाइपरटेंशन है, कल दूसरी बीमारियों का भी नंबर आ सकता है, इसलिए आपको इग्नोर नहीं करना है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। डॉक्टर राय, आपके पास आना चाहूँगा सर। और जैसा मैं कह रहा था कि बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। एक जो बड़ी प्रचलित आम धारणा थी ब्लड प्रेशर को लेकर, और क्यों लोग वक्त पर दवाइयाँ शुरू नहीं करते थे, वो ये थी कि एक बार आपने ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर दी तो फिर जिंदगी भर खानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि जिंदगी भर खाते रहे तो ये दवाइयाँ का साइड इफेक्ट ही इतना होता है कि लंबे समय के बाद ये आपकी किडनी वगैरह पर असर करना शुरू कर देती हैं, तो लोग फिर इग्नोर कर देते हैं। ये कितनी सही बात है सर? देखिए, ये डेफिनेटली इसमें मिथ ज़्यादा है। जब एक बार हम दवा शुरू करते हैं, दवा कब शुरू करते हैं? हम सारे एफर्ट्स कर लेते हैं। जैसे नमक, हम कहते हैं कि पहले कम करो, खाने में थोड़ा अपना फिजिकली एक्टिव रह जाओ, दौड़ना शुरू करो, हो सकता है। और अगर आपको स्ट्रेस के कारण से इंड्यूस्ड है हाइपरटेंशन, तो इस सबको कम करो। इससे बहुत से लोगों में इसी से कंट्रोल हो जाता है। नहीं हो पाता है तो मेडिसिन शुरू की जाती है, और बहुत समय होता है कि रिवर्सल हो जाता है। मेडिसिन आपने शुरू की, कुछ दिनों बाद उसको हमेशा मॉनिटर करने की जरूरत होती है, और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो मेडिसिन खाना ज़्यादा बेटर रहता है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कुछ दिनों बाद छूट जाएगी, या आपको कंटिन्यू रखना है, या हो सकता है 1-2 ऐड भी करना पड़े। अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है तो और भी मेडिसिन देनी पड़ेगी। 1-2 मेडिसिन से हम शुरू करते हैं, वो एक्स्ट्रा मेडिसिन भी और ऐड करती है, अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन ऐड की जाती है।
तो ये कंप्लीटली सोचना गलत है कि हमने शुरू कर दिया तो नहीं होगा, और नहीं शुरू किया तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्ट्रोक होना आप देखते हैं इमरजेंसी में जो है, ज़्यादातर जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले, उनको बहुत से लोगों को तो पता है उसी समय चलता है जब वो स्ट्रोक होके आता है। उनमें कई की डेथ हो जाती है, बचते हैं तो कुछ में पूरी ज़िंदगी भर पैरालिसिस रहती है, कुछ लोगों में रिकवरी हो जाती है। तो ये सब तो उस कॉम्प्लिकेशन को अगर बचाना है तो ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। अगर होल लाइफ भी लेना पड़े तो जान ज़्यादा प्यारी है, या अपाहिज बन के जीने से बेटर है, उसके बाद लेना है। अगर ब्लड प्रेशर के कारण से आपको स्ट्रोक हुआ है, या ब्लड प्रेशर के कारण से आपको एमआई जो हार्ट अटैक होता है वो हुआ है, उसके बाद से आप सारी दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। 2 नहीं 20 दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, बट शुरू में उसको अवॉइड करते हैं। वो एक फेज होता है डिनायल का फेज, कि नहीं नहीं हमें तो नहीं होगा, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। एक तो जिनको पता भी चलता है वह, तभी तो सिर्फ 20% लोगों में कंट्रोल होना ग्लोबल, और हमारे देश में उससे भी कम, करीब 15% लोगों में जो नॉन हाइपरटेंसिव है उनमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंट्रोल होना, इस बात को दर्शाता है कि हम हमेशा डिनायल के मूड में रहते हैं। तो इस मिथ को दूर करना जरूरी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हम कोशिश करें, अगर माइल्ड ब्लड प्रेशर है जो थोड़ा सा 140 से ऊपर बढ़ा हुआ है, 190 से ऊपर, 90 डायस्टोलिक जो है, जो नीचे वाला है जिसको डायस्टोलिक हम कहते हैं, बढ़ा हुआ है, तो डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो मेडिसिन जोड़ते हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद मेडिसिन को बंद कर देना पड़े, ये भी हो सकता है लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़े, एक से ज्यादा भी मेडिसिन लेनी पड़े, 2 से भी ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़े, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। किसी भी सिचुएशन में हमें जो है लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से वो बचाता है, नहीं तो कभी हार्ट अटैक, कभी स्ट्रोक, किडनी की प्रॉब्लम जो है, बहुत लंबे समय तक हाइपरटेंशन अगर रहेगा तो इवन किडनी खराब हो जाएगी, और उसके बाद आप सब कुछ लेते रहेंगे। सही ठीक बात। है, तो इसलिए जो है इस टाइप की मिथ से हमें बचना चाहिए और सही समय पे उपचार करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बाद में अगर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ गए तो फिर आपको वैसे भी दवाइयाँ लेनी ही है, तो क्यों ना शुभस्य शीघ्रम जिसे कहा जाता है कि जितना ज़्यादा जल्दी आप शुरू कर दें उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, अब मैं आता हूँ उन लोगों, क्योंकि आप मैनेजमेंट पर आते हैं, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि जितने लोगों को पता भी है कि उनको हाइपरटेंशन है, उनमें से सिर्फ 12% 15% ही मैनेज कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो लोग दवा छोड़ देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दवा लेने के बाद भी लाइफस्टाइल चेंजेस ना करना। ये मान लेना कि मैं तो अब दवा ले रहा हूं, तो अब मेरे को इजाज़त है स्मोक करने की, मेरे को इजाज़त है ड्रिंक करने की, मेरे को इजाज़त है हाई सॉल्ट इनटेक की, मेरे को इजाज़त है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने की, क्योंकि बैकअप है ना, दवा तो मैं ले रहा हूं। तो ये सर, ये सोच कैसी सोच है? सर आप म्यूट पर हैं संभवतः। मेरे ये आप इस वक्त ना आपने ये बोल के जैसे कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड, वो वाली बात की है, क्योंकि ये शायद वर्ल्ड वाइड फिनोमेना होगा, पर इंडिया में तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है कि जब हमारे पास मरीज आता है वो बहुत वरिड आता है, उसको पता चलता है कि बीपी हाई है या शुगर हाई है, हम उनको दवाई देते हैं, वो 3-4 महीने 6 महीने दवाई भी रेगुलर लेते हैं, चेकअप भी रेगुलर कराते हैं, परहेज भी करते हैं, कुछ वजन भी कम कर लेते हैं 4-5 किलो, बीपी अच्छा कंट्रोल हो जाता है, और उसके बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली दवाई भी कम हो जाती है, कई बार बंद हो जाती है, परहेज भी कम हो जाता है और चेकअप भी कम हो जाता है। सो लोगों को ये ऐसा एक भ्रांति सी है कि जी दवाई तो लग जाती है। द पॉइंट इज दवाई लग जाती है का क्या मतलब है? अगर आपको दवाई की जरूरत है तो दवाई देंगे ही, तो फिर वो लग भी गई तो क्या फर्क पड़ता है ना, अगर एक गोली खानी पड़ जाए। 90% 80% लोगों को तो एक गोली से हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि एक गोली में 2 या 3 सॉल्ट्स का मिश्रण हो सकता है, तो इसलिए वो तो हम कंट्रोल कर ही लेते हैं। तो एक गोली या 2 गोली खानी पड़े और उससे लाइफ आपकी सेव हो जाए, तो उसके जैसी तो कोई रीस नहीं है, मगर लोग भूल जाते हैं और वो दवाइयां बंद कर देते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि एक और बात आप बोल रहे हाँ, थे, मैं 1 सेकंड भूल दवाई गया। खा रहे हैं तो हमें हर चीज की इजाजत है। हाँ तो हाँ बिल्कुल। तो ये दूसरी चीज कि जी उनको लगता है कि अब स्मोक ड्रिंक वगैरह थोड़ी सी बद परहेजी खान पान में चल सकती है, लेकिन ये एक्चुअली बिल्कुल गलत है।
जैसे हमको पता है कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग 2-3 दवाइयां हैं जिनका इफेक्ट बिल्कुल कैंसल कर देती है, उनका इफेक्ट वो मतलब खत्म कर देती है। सिमिलरली अगर आप जैसे 2 दवाइयां ले रहे हो और स्मोक कर रहे हो तो आपको उसी बीपी में 3 या 4 दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। सो मतलब अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा दवाई खानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, विस्की का भी डायरेक्ट प्रेशर इफेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है लॉन्ग टर्म विस्की की इंटेक से। सिमिलरली सॉल्ट की इंटेक से, फ्राइड चीजों की इंटेक से, पुअर क्वालिटी स्लीप से, स्ट्रेस की एनवायरनमेंट में ज्यादा रहने से, इन सब चीजों से बीपी बढ़ता है, तो आपकी दवाइयां बढ़ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी डाइट सेंसिबल हो, अगर आप आइडियल वेट मेंटेन कर सको, कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करो, हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, केवल अगर वॉक भी कर लो, सिंपल एक्सरसाइज वॉक कर लो, तो उससे भी काफी एडवांटेज होता है। एंड मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें प्रॉब्लम है, हमने उसका हल करना है और हमने उसके लिए एक डॉक्टर की एडवाइस माननी है। आमतौर पे हम देखते हैं लोग अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड की, जिसके साथ सैर करते हैं, जो कोई मिल गया, इवन दवाइयों की दुकान में मतलब केमिस्ट की बात हम सुन लेते हैं, हम डॉक्टर की बात नहीं सुनते। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी गलती है जो हम करते हैं। सो हमें दवाई भी रेगुलर खानी जरूरी है और हमें परहेज भी जारी रखना जरूरी है। मैं एंड में आपको इस चीज का याद करा दूं कि ब्लड प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 54% ऑफ ऑल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सो आधे से ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी है उसका डेटा ये बताता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वर्ल्ड वाइड हाई ब्लड प्रेशर है। सो इसको कंट्रोल करना इतना जरूरी है। यानी कि आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ की आशंका को आधे से भी ज्यादा कम कर देंगे अगर सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर को आप मॉनिटर कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो कुल मिला के हाई सॉल्ट इनटेक, टोबैको एंड अल्कोहल यूज, अनहेल्दी डाइट्स, ऑफ कोर्स फिजिकल इनएक्टिविटी। सर ने कहा कि जिम जाकर बहुत ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत वॉक भी कर लें। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, ये सारे वो कारण हैं जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। लेकिन कारणों की पहचान करें, उसको मैनेज करें और एक स्वस्थ लाइफ जिएं, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर संजय राय, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नवनिधि वाधवा, थैंक यू सो मच मैम, आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।